अजमेर से सर प्रेम प्रकाश हैं, वो उनका सवाल आया है। वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति खरीदी है तो वो कब और कैसे पुश्तैनी बन जाती है। अगर आपने संपत्ति खुद खरीदी है तो पुश्तैनी कब बन सकती है? या तो आप उसको ट्रांसफर कर दो, वो कहते हैं फैमिली हॉच पॉच में, मतलब आप उसको खुद ही कह दो कि ये अभी आज से ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं इसे, गिफ्ट डीड कर दो अपनी एचयूएफ। एक तरीका तो ये, राइट। खरीदी हुई प्रॉपर्टी तो इस तरीके से ही बन सकती है। हाँ, जो आपको अपने पूर्वजों से अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी मिली वो एंसेस्ट्रल ही होती है। पर आपको याद रखना पड़ेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है। एनी प्रॉपर्टी रिमेनिंग अनडिवाइडेड सिंस 1956 इज एंसेस्ट्रल। अगर एक बार एक संपत्ति का डिवीजन हो गया वो एंसेस्ट्रल नहीं रहती। तो आप जो सोचते हैं ना दादा लाई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल बिल्कुल। है ना, परदादा लाई प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, वो गलत है। वो गलत है। एंसेस्ट्रल तभी है जब उसमें अनडिवाइडेड शेयर हो। मुझे पता है कि मेरे मेरे फादर, मेरे चाचा और ताऊ का इस जमीन में हिस्सा है 1/3, कौन सा हिस्सा ये नहीं पता, और ये हमारी पुश्तों से चली आ रही है, अब ये एंसेस्ट्रल है। एक बार मेरे दादा, ताऊ और चाचा ने डिवीजन कर लिया, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, अब ये एंसेस्ट्रल नहीं रही, अब ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई। तो हमें बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा क्या जो संपत्ति हम बात कर रहे हैं वो एंसेस्ट्रल है या नहीं। बिल्कुल सर, एक और सवाल आया है, यूट्यूब से ही है, और ये सवाल देखिए भेजा है दिनेश सिंह ने। उनका पूछना है सर कि अगर पति पत्नी के कोई बच्चा नहीं है, पति के गुजरने के बाद जमीन में पत्नी का हक होता है या नहीं। तो मैं मान के चल रहा हूँ दिनेश जी, आप एक हिंदू हैं और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, और आपने विल नहीं बनाई और आपकी मृत्यु हो गई, आपका कोई बच्चा नहीं है और आपकी पत्नी अलाइव है, तो एक हिंदू मेल के लीगल हेयर्स कौन कौन होते हैं अगर उसकी डेथ हो जाए बिना विल बनाए? सबसे पहले होती है उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, चाहे वो बेटा हो या बेटी, और किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए जिसके बच्चे या स्पाउस जिंदा है तो जिस बच्चे की मृत्यु हुई उसका एक हिस्सा है। आपके क्वेश्चन से ये प्रतीत होता है कि ना तो आपकी माता जिंदा है, ना ही उस व्यक्ति की कोई बच्चा है, तो सारी संपत्ति वाइफ की हो जाएगी, राइट। अगर ये सिचुएशन, अगर उनमें से कोई जिंदा है तो उनमें वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सारे सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, क्या पेंशन या ग्रेच्युटी को भी विल में शामिल किया जा सकता है। ग्रेचुटी को तो डेफिनेटली शामिल करा जा सकता है विल में, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ग्रेचुटी आपका अधिकार है। आप जो संपत्ति मिलेगा पैसा वो आपको कि मेरे पास इसको बांट देना। पेंशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पेंशन का अपना एक्ट है और कंपनी के अपने नियम है जो पेंशन दे रहा है। अगर वो नियम अलाउ करता है आपको उसको विल करना तो आप विल कर सकते हो, अदरवाइज जो नियम है उसके हिसाब से बटेगी। जी बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सुझाव आपका है जिन्होंने अभी तक विल नहीं बनाई है, उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए सर, और किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए। पहले तो मैं कहूंगा आज ही बना लो, राइट। आप अभी तक डिले करते आ रहे हो और मुझे पता है आप सबको पता है विल बनानी है, पर किसी वजह से आप उसको नहीं बना रहे क्योंकि आप सोचते हो मैं परफेक्ट विल बनाऊंगा। परफेक्ट विल नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ विल वन इज बेटर देन विल नन, बिल्कुल, है ना। कुछ तो बनाओ, शुरुआत तो करिए, और धीरे धीरे से परफेक्ट कर सकते हो कि विल हमेशा रेवोकेबल है, चेंजेबल है। जैसे ही आप नई विल बनाओगे पुरानी विल अपने आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। तो पहली चीज है बनाइए आज, जैसे ही बना सकते हो वैसे ही बनाओ, पर कम से कम बनाओ, राइट। दूसरा, इस बात की फिक्र ना करें कि मेरी संपत्ति घटती बढ़ती रहे, राइट। अगर आपकी संपत्ति घटती बढ़ती रहती है तो मैं विल ऐसी बना सकता हूं कि चाहे वो संपत्ति घटे या बढ़े वो विल अभी भी सही, राइट। मैं इस तरीके से विल को तो वर्डिंग ऐसे कर सकता हूं, राइट। तीसरा, जब भी आप विल बनाएं एज्यूम द वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसकी सिचुएशंस उस विल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि विल अच्छे के लिए नहीं बनती,
वो बुरे से लड़ने के लिए बनती है। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, पर अगर वो सिचुएशन ही ना हो और हो गई वो चीज, तो उसकी जो खमियाजा है या उसकी जो कॉस्ट है वो आपके बच्चों को देनी पड़ेगी, वो हम नहीं चाहते। राइट। आखिरी बात, विल को प्रॉपरली बनाए, टाइप करें, रजिस्टर करें। हो सकता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनाएं, प्रॉपर गवाही इसमें दें। राइट। एग्जीक्यूटर जरूर अपॉइंट करें, ऑल्टरनेट बेनिफिशियरी बनाएं, हमेशा सिंगल बेनिफिशियरी ना बनाएं। अपनी सारी संपत्ति को इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग डिजिटल एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये विल कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें रेसिड्यूरी क्लॉज जरूर होना चाहिए कि जो कुछ मैंने इस विल में नहीं लिखा, कल को अगर मैं वो ओन करता हूं तो वो इसको मिलेगा इस प्रोपोर्शन। आखिरी चीज जो आप अपनी विल में डाल सकते हैं, इसमें एक नो कॉन्टेस्ट क्लॉज डाल दीजिए कि जो इस विल को चैलेंज करेगा उसको इस विल से कुछ नहीं मिलेगा। है ना, जिसे चैलेंज करना मुश्किल कर दीजिए, आसान मत करिए। जी बिल्कुल। तो अगर आप विल बनाने की सोच रहे हैं, देखिए यही सही समय है, और आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप विल बना लीजिए। और जो बातें आपको बताई हैं सर ने, उन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी विल बनाएं तो क्लैरिटी ज़रूर रखें। इसके अलावा सारे एस्टेट आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। अगर आपके पास डिजिटल एसेट हैं तो उनको भी इसमें इंक्लूड करना है। साथ ही अगर हम बात करें, देखिए सर भी लगातार बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट की मदद ज़रूर लेनी है, क्योंकि वही आपको सही से गाइड भी कर सकते हैं, कौन सा क्लॉज इसमें इंक्लूड करना है वो भी आपको बता सकते हैं। तो यही सही समय है विल बनाने का, इसलिए ध्यान से विल बनाएं और गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि एक गलती आगे चल के विवाद की स्थिति खड़ी कर सकती है। सर बहुत शुक्रिया आपका।